हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का 4th पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं और समझाने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर उन वीडियोस को आप देखिएगा। वीडियोस की लिंक खास के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम के एतबार से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है बड़ा क्वेश्चन हो सकता है छोटा क्वेश्चन हो, और सीन पैसेज भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, याद कर लेना है। दोस्तों, ये 4 पार्ट जो मैंने बनाए इनको आप अच्छी तरीके से देख लें। जो भी हार्ड मीनिंग है उन्हें भी आप याद कर लें। यकीनन ये वीडियोस एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं और निश्चित रूप से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि 4th पार्ट में क्या कुछ बताया गया है। और नेक्स्ट पार्ट में यानी इस अगले वीडियो में इसी चैप्टर से जो रिलेटेड अगला वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें इस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर्स में आपके लिए लेकर आऊंगा। वो भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बस इसी तरीके से इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में निश्चित रूप से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो सीन पैसेज हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं क्या कुछ इस चैप्टर के अंदर इस पार्ट में बताया गया है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज हमारा 4th पार्ट है। 3rd पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो किसानों का जो समझौता होता है, जो जमींदार थे वो राजी हो जाते हैं कि ठीक है 25% हम दे देंगे। जो भी गलत तरीके से हमने इनसे जो पैसा ऐंठा है किसानों से, तो उनका पैसा जो है वो हम 25% लौटा सकते हैं। और गांधी जी इस बात पर सहमत भी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर फिर जो आयोग बैठा था वो आयोग इस समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है आयोग के द्वारा, ठीक है। अब आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। क्या छोटी छोटी बातें हैं जो इस चैप्टर में बताई गई है वो समझ लेते हैं। The settlement was adopted unanimously by the commission। अब जो सेटलमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था उनका 25% पैसों का, 25% जो मुआवजा उनको वापस देना था, तो वो सर्वसम्मति से आयोग के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। अब यहाँ पर गांधी जी अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि जो पैसा उन्होंने लौटाया यानी 25% जो पैसा जमींदार लौटा रहे हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। इससे बड़ी बात यह है कि वो सरेंडर करने को तैयार हुए, यानी उन्होंने अपनी हार मान ली एक तरीके से। और जो प्रतिष्ठा का सवाल बनाए बैठे थे, जो मूंछों की लड़ाई हो रही थी, अब वो शांत हो गई। ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो गांधी जी ने अपना स्पष्टीकरण इस तरीके से दिया। पूछा होगा गांधी जी से कि भाई आप 25% पे क्यों राजी हो गए, तो उन्होंने बताया, किसानों को समझाया कि भाई पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये जो जमींदार थी इन्होंने हमारे आगे घुटने टेक लिए हैं और अपनी जो प्रतिष्ठा का सवाल बनाए बैठे थे, जो मूंछों की लड़ाई बनाए बैठे थे, अब इनकी वो लड़ाई जो है वो शांत हो गई है। ये अपने लिए बड़ी बात है। तो इस तरीके से वो उनको कन्विंस करते हैं किसानों को, ठीक है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters have behaved एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। क्योंकि किसानों के साथ जो जमींदार थे ना, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि वो कानून से ऊपर है। यानी वो किसानों को कुछ भी नहीं समझते थे, किसानों के अधिकारों को वो कोई भी महत्व नहीं देते थे और ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वो कानून से ऊपर हैं। नाउ द पीसेंट्स सो दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। लेकिन अब किसानों ने देखा, उन्हें पता चला, उन्हें महसूस हुआ कि उनके भी अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों के भी रक्षक हैं। यानी इस बात को किसानों ने अब महसूस किया। ही लर्न करेज। अब उनमें साहस आया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। और आगे जो स्थितियां घटित हुई, उन्होंने गांधी जी की बात को स्पष्ट भी किया। जो भी घटनाएं आगे घटित हुई, उन्होंने गांधी जी की बात को, गांधी जी की स्थिति को स्पष्ट भी किया। क्या होता आगे? विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीसेंट्स। अब क्या हुआ? कुछ ही सालों के अंदर जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, यानी जो जमींदार थे, उन्होंने जो अपनी जिनकी वो जो जागीरें वो हड़प रखी थी, उन्होंने जागीरों पर कब्जा कर रखा था, उन जागीरों का उन्होंने त्याग कर दिया और वो सभी जागीरें जो है किसानों को वापस मिल गई। यानी किसानों के पास में वो वापस जो जितनी भी जमीनें थी वो वापस उनके पास में लौट आई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। और इस तरीके से नील की जो बटाईदारी प्रथा जो वहां पर प्रचलन में थी उसका अंत हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन। अब गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं थे किस चीज़ों से? ये जो बड़े राजनीतिक और आर्थिक जो समाधान थे, समस्याओं के जो समाधान थे, उन चीज़ों से वो कभी भी संतुष्ट नहीं थे। यानी कुछ ना कुछ बेचैनी उनके दिमाग में चलती रहती थी। ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली। यानी उन्होंने वहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा। जब वो चंपारण में काफी दिनों रहे तो वहां पर उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा और वो चाहते थे कुछ करना, यानी उस चीज को बदलना चाहते थे, उस चीज में सुधार लाना चाहते थे। ही अपील फॉर टीचर्स। उन्होंने टीचर्स से अपील की,
उनकी टीचर्स जो है उनकी जो जितने भी वहाँ पर अध्यापक थे आसपास में, तो उनसे उनसे उन्होंने अपील की कुछ नया करने की, कुछ मदद करने की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। अब वहाँ पर दो टीचर हैं जिनका नाम इस चैप्टर में उल्लेख किया गया, मेंशन किया गया है। एक तो है महादेव देसाई और दूसरे हैं नरहरि पारिक। तो ये दो जो युवा आदमी थे हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स। तो उन्होंने एक तरह से गांधी जी का जो है, गांधी जी को शिष्य बने। ये दोनों जो शिक्षक थे महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दोनों गांधी जी के शिष्य बने। एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर फॉर द वर्क। और इनकी पत्नियां भी स्वेच्छा से काम करने के लिए आ गए, यानी उन्होंने भी गांधी जी के इस सहयोग, गांधी जी के इस काम में सहयोग किया। सेवरल मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंस पार्ट ऑफ लैंड। और भी काफ़ी लोग आए जब उन्होंने अपील की, मदद की, हेल्प की, एक नवाचार करने जा रहे थे वो प्रदेश में, देश में, चंपारण में। तो बहुत सारे लोग बॉम्बे से आए, पूना से आए, देश के अलग अलग जगह से लोग उनकी मदद करने के लिए आए। देवदास गांधी जी यंगस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। अब गांधी जी के जो सबसे छोटे पुत्र थे जिनका नाम था देवदास, वो भी आश्रम से आ गई, और गांधी जी की पत्नी जो कि कस्तूरबा बाई थी वो भी वहाँ से आ गई, वो भी आश्रम से आ गई। तो इस तरीके से सभी लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा हुए वहाँ पर। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। 6 गाँवों में उस जमाने में, उस टाइम में 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशंस। और कस्तूरबा बाई ने वहाँ पर आश्रम के रूल्स बताए लोगों को, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, इसके बारे में लोगों को बताया, समझाया। एक तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाने का उन्होंने काम किया। अब आगे देखते हैं। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल। अब वहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जो दशाएं थी, वहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य बहुत, मतलब स्वास्थ्य जो संबंधित दशाएं थी वो बहुत दुखी थी, दयनीय थी, बहुत दयनीय स्थिति में था वहाँ पर। जो हेल्थ कंडीशन थी वहाँ के लोगों की काफ़ी दयनीय थी। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ। तो गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पर एक डॉक्टर को तैयार किया कि भैया आप यहाँ पर 6 महीने कम से कम अपनी सेवा दें, यानी 6 महीने लोगों का जो है स्वास्थ्य आप देखें, चेकअप करें और उनको अपनी सेवा दें, कहने का मतलब। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अब उस जमाने में, उस टाइम पे उनके पास 3 ही दवा होती थी। तो दवा के नाम पर क्या था, एक तो कस्टर ऑयल था यानी अरंडी का तेल, क्विनीन था, और सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर का मलहम बोलते हैं, सल्फर ऑइंटमेंट था। ठीक है, तो ये 3 चीजें दवाइयों के रूप में उनके पास में थी। एनीबॉडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कस्टर ऑयल। यानी अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी आता जिसकी जीभ पर मैल जमी होती, तो उसे क्या दिया जाता, कस्टर ऑयल दिया जाता, कस्टर ऑयल की खुराक दी जाती, यानी अरंडी के तेल की खुराक दी जाती। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कस्टर ऑयल। और अगर किसी को मलेरिया हो जाता तो उसे क्विनीन और कस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल मिलाकर दिया जाता। एनीबॉडी विद स्किन एरप्शन, और किसी की चमड़ी पर फुंसियां हो जाती, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कस्टर ऑयल, तो उसे सल्फर का ऑइंटमेंट और अरंडी का तेल मिलाकर उसे दिया जाता। तो इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ। अब गांधी जी ने वहाँ पे देखा कि जो औरतें हैं उनके कपड़ों की हालत भी बड़ी ख़राब है, बहुत गंदे जो है, गंदी स्थिति थी वहाँ पर लोगों की, जो औरतों के कपड़े पहनने की या उनके कपड़ों की स्थिति काफ़ी गंदी थी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबाई से कहा कि जाओ आप इनसे बातें करो, समझो इनका क्या समाधान हो सकता है, इनकी समस्याओं के बारे में आप जानिए। वन वुमन टू कस्तूरबा बाई इन टू हर हट एंड सेड। अब एक महिला जो है कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी के अंदर ले जाती है और कहती है, देखो लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। और कहती है देखो हमारे पास ना तो कोई बक्सा है ना कोई अलमारी है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। और जो साड़ी मैंने अभी पहन रखी है ना, बस मेरे पास सिर्फ एक यही साड़ी है। यानी इतनी दयनीय स्थिति वहां पर महिलाओं की थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब काफ़ी लंबे समय तक चंपारण में गांधी जी रहे, तो उन्होंने आश्रम पर और वहाँ पर जो है आश्रम से वहाँ जो है अपनी नज़र बनाए रखी, वो अपने इंस्ट्रक्शंस देते रहे लोगों को। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और लगातार वो अपने निर्देश देते रहे मेल के द्वारा भी, और जो है आर्थिक जो स्थिति है वो लेखा जोखा भी वहाँ पर वो देखते रहे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वन, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। और एक बार तो उन्होंने लिखा भी था वहाँ के निवासियों को कि जो ये लेटरिन की जो पुरानी खाइयाँ हैं उन्हें अब भर दिया जाना चाहिए, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और नई खोद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर काफ़ी लंबे समय तक यही रहेंगे तो फिर ये जो है स्मेल इनमें आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके का वो एक पत्र व्यवहार भी वहाँ के लोगों से करते हैं। ठीक है, द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। अब जो चंपारण का जो किस्सा था गांधी जी के जीवन में एक मोड़ की तरह था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। वो कहते हैं कि जो मैंने किया वो एक साधारण चीज़ थी, एक साधारण बात थी। आई डिक्लेयर्ड, बस गांधी जी कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये घोषणा कर दी थी, यानी मैं ये मानता था, मैं ये जानता था, मैं चाहता था दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। कि जो अंग्रेज लोग हैं ना मेरे देश में मुझे आज्ञा नहीं दे सकते, मुझ पर शासन नहीं कर सकते। यानी ये चीज़ गांधी जी को पसंद नहीं थी।
ठीक है ना। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण की जो शुरुआत हुई थी वो एक तरीके से अवज्ञा से शुरुआत नहीं होती थी। चंपारण की जो शुरुआत हुई थी, जो आंदोलन वहां से हुआ था, वो एक तरीके से अवज्ञा के रूप में नहीं हुआ था। इट ग्रू आउट एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीसेंट। यानी ये चंपारण का जो आंदोलन है, ये तो वहाँ के जो बेचारे गरीब किसान थे, मजदूर गरीब किसान थे बेचारे, उन किसानों को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी चंपारण में जो उन्होंने अभियान छेड़ा था, जो आंदोलन उन्होंने किया था, तो ये तो वहाँ के जो गरीब किसान हैं उनको बेचारे बटाईदारी प्रथा में वो इन्वॉल्व थे, परेशान थे उससे, तो उस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, दिस हिज पॉलिटिकल्स वर इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। अब ये गांधी जी की राजनीति थी। गांधी जी की राजनीति कैसी थी? गांधी जी की राजनीति सिर्फ विचारों से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, लाखों लोगों की रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, उनकी राजनीति इन चीज़ों से जुड़ी हुई थी कि किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। वो इस बातों में हमेशा, इन बातों के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। अब आगे देखते हैं। इट वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। यानी वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उनकी राजनीति जो सिर्फ केवल विचार मात्र नहीं थी, बल्कि उनकी राजनीति मानव प्राणियों से, जीवित लोगों से, इंसानों से जुड़ी हुई थी, इंसानों के हकों से, इंसानों के अधिकारों से, उनसे उनकी राजनीति जुड़ी हुई थी। उनकी राजनीति केवल मात्र कोई विचार नहीं थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. यानी गांधी जी ने जो भी किया, उनका एक ही उद्देश्य था, उनकी एक ही कोशिश थी। उन्होंने यही कोशिश की अपने पूरे जीवन में कि वो भारत को एक नया आकार दे सके, एक ऐसा भारत बना सके जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उस भारत को इस तरीके से वो आज़ाद करा सके। तो ये उनकी इच्छा थी। ठीक है। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma Gandhi, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of the duty to the Fiji Islands. अब क्या होता है, जब चंपारण का एक्शन वो शुरू किया था, उस वक्त शुरू में ही चार्ल्स फियर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी हैं, अंग्रेज शांति दूत हैं, वो गांधी जी के पास में आते हैं और वो गांधी जी को काफ़ी कुछ मानते थे, गांधी जी के एक तरह से अनुयायी बन चुके थे वो। तो वो गांधी जी के पास में आते हैं जब वो फिजी आइलैंड पे जा रहे थे अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए वो फिजी आइलैंड जा रहे थे। तो फिजी आइलैंड जाने से पहले वो गांधी जी के पास में अलविदा कहने के लिए जाते हैं और गांधी जी को एक तरीके से अपना गुरु मानते थे, गांधी जी के अनुयायी बन बैठे थे। तो वो अलविदा कहने के लिए गांधी जी के पास में जाते हैं। गांधी जी's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. अब गांधी जी के जितने भी वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि भाई इस एंड्रयू को भी हमारे साथ ही रख लेते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज आदमी हमारे साथ रहेगा तो हमारी ये लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी और एंड्रयू के लिए भी अच्छा होगा। तो वो ये चाहते थे। कौन चाहते थे? गांधी जी के जो वकील मित्र थे वो। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू जो वो अंग्रेज शांति दूत था, वो खुद भी चाहता था कि मैं गांधी जी के साथ रहूं। बट गांधी जी वॉज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने इस चीज का सख्त विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि कोई अंग्रेज आदमी उनके साथ रहे। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक इट इज दिस unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side. उन्होंने लोगों का, उन्होंने अपने वकील मित्रों को बताया कि तुम सोचते हो इस असमान लड़ाई में अगर हमारे पास ये लाभदायक होगा, ये फायदे का सौदा होगा कि अगर एक अंग्रेज आदमी हमारे साथ, हमारी साइड में, हमारी तरफ से जो है, हमारी तरफ से इस लड़ाई में शामिल हो अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो आप क्या आप सोचते हैं ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी? यानी ये बात उनको कहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे, यानी अगर हम किसी अंग्रेज को अपनी लड़ाई में शामिल करेंगे, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तो आपकी हृदय की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा लगता है, इससे ऐसा प्रतीत होगा कि आप कमजोर हैं। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। भाई हमारी लड़ाई जो है वो न्याय के लिए है और हमें अपने आप पर, इस लड़ाई को जीतने के लिए अपने आप पर भरोसा रखना होगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। भाई एंड्रयू जो है वो एक अंग्रेज है, बस इस बात को सोचकर आपको उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। ही हैड read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. अब राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी हमें अच्छी तरीके से जान चुके थे, उन्होंने हमारा दिमाग अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, उनके प्रश्नों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो इस तरीके से गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। ठीक है, अब लास्ट मिस लाइन से इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। यानी इस चैप्टर में अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया गया है, भारतीय स्वतंत्रता की बात एक तरह से बताई गई है, शुरुआत हुई है, एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स, और जो जितने बेचारे बटाईदार किसान थे उनकी मदद करना। यानी ये सभी बातें आपस में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपस में जुड़ी हुई है।
ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर का एंड होता है और मुझे लगता है कि जो 4 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड करके आपको समझाया है, आपको बेहतर तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो की समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। बस आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लेना, याद कर लेना इन वीडियोस को, क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बताऊंगा उन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, तो ईजिली आप अपने मार्क्स पूरे में से पूरे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.